अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? मैं अदीबा सिद्दीक और मेरा यूट्यूब चैनल है अदीबा की बातें। आज नाजरीन हमारे साथ मशहूर शख्सियत, बड़े मसरूफ़ आदमी डॉक्टर अबरार उमर साहब हमारे साथ सियालकोट में मौजूद हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए और इनके साथ कोई वो बीमारी डिस्कस की जाए जो बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो है ये हमें सलूशन, उसका इलाज बताएं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल तो खैरियत ठीक जी, ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई जी, आप मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जनाब डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अबरार उमर साहब, ये पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब सही बताया मैंने? ठीक तारुफ कराया आपका? बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, बीमारियां तो बड़ी हैं, अनगिनत, हर बंदा बीमार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ है, सबसे ज़्यादा जो बीमारी है, जो हर बंदे को है, जो मुझे भी है और आपको भी है, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। प्लीज़ हमें आज इसके बारे में बताएं और सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये है क्या चीज़, ये स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल भी किया है, मौजू भी अच्छा है, और इसमें और पॉजिटिव बात यह है कि आपने इसके अंदर बता भी दिया कि हम सब स्ट्रेस में हैं, और कमोबेश कंपैरेटिवली कोई कम में होगा, कोई ज़्यादा होगा, और आपने जी मुझे भी उसमें शामिल किया, ख़ुद को भी। तो यही यही वो स्टिग्मा है जो हमने रिमूव करना है लोगों से। जी जी लोग समझते हैं कि स्ट्रेस, परेशानी, एंजाइटी, डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर साहब, छोटी सी रिक्वेस्ट, बड़ी माजरत के साथ, प्लीज़ थोड़ा सा ना लाउड। अच्छा, हाँ नहीं, लाउड। रिकॉर्डिंग हमारी अच्छी हो रही है अभी, अच्छा ठीक डोंट है, वरी। मुझे रिकॉर्डिंग की फिक्र है। हाँ, नहीं नहीं, माइक हमारे लगे हुए हैं ना, रिकॉर्डिंग जी हो जी रही जी होगी। जी जी। तो एक ये होता है, मैं बात दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, ये आपने कहा कि सबको है, लेकिन लोग इसका इजहार इसलिए नहीं करते कि इस पे स्टिग्मा है समाज में, और अब वहाँ नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में नहीं है कि भाई अगर हम बताएंगे तो लोग कहेंगे ज़हनी तौर पे बंदा पागल है, और ये है, ये साइकोलॉजिकल जितने भी मसाइल है ना, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गई, तो इसको लोग बयान नहीं करते। और आपने सही कहा, और एक एनालिसिस है जो रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा बंदा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरह फोबियाज, किसी ना किसी चीज़ का शिकार है जी। अच्छा, ये जो कंपेटिटिव लाइफस्टाइल है जो पूरी दुनिया में है, इंसान जंगल में था, शहरों में आया, आबाद हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो अर्बनाइज हुआ, तो उसकी ज़रूरत रोटी पानी से बढ़ गई, आगे चली गई। आप देखें, अदरवाइज तो पूरी दुनिया की ज़मीन देख लें तो इतनी ज़मीन के अंदर वाफर है कैपेसिटी कि वो पूरी दुनिया को फीड कर सकती है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी लग्जरी की तरफ चली गई। जी जी। उसने अपनी गर्मी को दूर करने के हालात बना लिए, सर्दी को दूर करने के बना लिए, उसके ड्रेसअप चेंज हो गया, उसमें लग्जरी आ गई, गाड़ियाँ आ गई, रहने के लिए पक्के मकान। तो ये सारी चीज़ों में लाइफ जो है वो कंपेटिटिव लाइफ हो गई, मुकाबला आ गया ज़िंदगी में, और इसमें भी लोगों ने अपनी ज़रूरत से आगे जाना शुरू कर दिया। तो अब स्ट्रेस ये है, अगर हम और फोकस करें कि आपके इर्द गिर्द की वो कंपेटिटिव लाइफ जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपके दिमाग और आपके जिस्म पे बोझ डाल दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। आप वहाँ अपने यहाँ उस कंपनी में नहीं रह सकते, जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको कोई स्ट्रेस है, आपको घर में स्ट्रेस है, आपको अपने बच्चों से स्ट्रेस है, आप जो है ना सोसाइटी, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल के बंदे हैं, तो फिर तो आपको ये भी स्ट्रेस हो सकती है कि मेरे मुल्क के हालात कैसे हैं, मेरे मुल्क के हालात, मैं एक सबसे बड़ी स्ट्रेस। और फिर जिसको जो दीनदार आदमी है उसको ये कि दीन की आहिस्ता आहिस्ता जाने वाली जो कदरें हैं वो उनसे हम महरूम होते जा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेस है। बिल्कुल। तो स्ट्रेसर मौजूद है, बंदे को पता है कि कौन सी चीज़ है जिससे मुझे दबाव है ज़हनी और मेरी जिस्मानी हालत ख़राब हो रही है,
इसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस आमतौर पे मौजूद होती है। जी 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 जी। मेरा ये हीटर है, काम नहीं कर रहा कई दिनों से, और मेरे पास पैसे नहीं मैं चेंज भी कर सकूं, तो ये मेरा स्ट्रेसर है। ठीक है, मेरा स्ट्रेसर ये है कि मैं वाइट लाइट, जैसे कि आप लोगों ने आज ऑन की हुई है, मुझे ये वाइट नहीं पसंद एलईडी, तो मेरे कमरे में ये भी एक स्ट्रेसर मेरा हो सकता है। मेरा जॉब है, मेरा बॉस मुझे तंग करता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जो इमीडिएटली सीनियर डॉक्टर है वो रोज मुझे हदफ बनाता है, तंग करता है। तो मेरी जो सिचुएशन है वो मुझे अगर तंग कर रही है तो मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा। और एक होती है स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस भी, उसका भी जिक्र कर लूं। जैसे मैंने कल एग्जाम देना है, तो मैं एक पॉजिटिव काम करूं, मेरा इंटरव्यू है किसी अच्छी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो शादी हो रही है मेरी बेटी की या बेटे की, और मुझे ये है कि कल शादी अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये स्ट्रेस भी है, लेकिन इसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस है, मैं लोगों को अंदर कोई नेकी फैलाना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के शुरू में हम प्रोग्राम के बारे में थोड़ी स्ट्रेस ले रहे थे कि भाई जल्दी शुरू करें, हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, तो ये सारी बातें पॉजिटिव स्ट्रेस भी हैं। ऐसी स्ट्रेस जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे रही है, यू स्ट्रेस भी कहते हैं, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। जो आपको परेशान कर रही है जिस्मानी और जहनी तौर पे, वो इससे फिर हम आगे जाके सिम्टम्स बताएंगे क्या होती हैं, ये स्ट्रेस है। और आप शायद एंग्जाइटी का भी पूछना चाह रही हैं, कुछ सवाल आप वाज़ेह करेंगे? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी है क्या? हाँ, स्ट्रेस की तो मैंने डिफाइन किया। एंग्जाइटी ये है कि एंग्जाइटी के बारे में साइंस कहती है कि ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्स है बॉडी का। अब सवाल ये पैदा होता है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स है बॉडी का, इसको वाजे करते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, आपने ये भी साथ ही बताना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? जी, यानी हम क्या बताएं किसी को कि मैं एंग्जाइटी में हूँ या स्ट्रेस में हूँ, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ? हम ये कर लेते हैं, आपकी पे आनी थी, नहीं आई, किसी वजह से आपका जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, आप तो एम्प्लॉई हैं, उसने आपको पे नहीं दी, खा गवर्नमेंट है खा को प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, और आपको ये स्ट्रेस है, तो पता चल गया ना, रात को नींद अजीरन हुई हुई है, ज़हन में खाना कैसे पकेगा, रोटी कहाँ से लेंगे, आटा नहीं है, घर का किराया देना है, तो आपको पता है ना इस चीज़ का, ये स्ट्रेस है। और इसको रिमूव कर देंगे, तनहा आ जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, आप हशाश पशाश फिट हो जाएंगे। एंग्जाइटी में बंदे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन आप कहेंगे वो एंग्जाइटी क्यों हो रही है, वो भी लाइफ के मसाइल से हो रही है। मसाइल इतने हैं कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, और आपको ये कि कुछ बुरा होने वाला है, जिसको डूम्स कहते हैं, डूम्स डे के हवाले से, जैसे क़यामत आने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये जो कुछ होने वाला ही की कैफियत है, ये एंग्जाइटी है। और जब ये ज़्यादा देर रहे और पूरा जिस्म इसमें इन्वॉल्व आ जाए और सिम्टम्स शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो दोनों में फ़र्क ये हो गया कि स्ट्रेसर वाले को स्ट्रेस का पता होता है, स्ट्रेस रिमूव करें, स्ट्रेस रिमूव हो जाएगी, तो स्ट्रेस रिमूव करने से वो बात रिमूव कर दें जिसकी वजह से हो रही है। एंग्जाइटी में नहीं पता, ओवरऑल आपकी, वो फिर आपका डॉक्टर आपको ढूंढता है कि भाई कहाँ जाके मसला ख़राब हुआ है। आपके मसाइल इतने ख़राब हैं कि आप सेकेंडरीली उनसे मुतासर हो गए। प्राइमरीली आप जब मुतासर हुए तो आप स्ट्रेस में थे, सेकेंडरीली जब हुए हैं उस स्ट्रेस से बात आगे बढ़ गई है, और अब आप जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है और आप एंग्जाइटी का शिकार है। फ़र्क मेनली क्या है, स्ट्रेस में आपको पता है मैं किस वजह से हूँ, एंग्जाइटी में आपको मोस्टली नहीं पता। कितनी तकलीफ दे बात है कि पता ही नहीं, लेकिन आपकी कैफियत है। आप अपनी लाइफ को ऑल टुगेदर चेंज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। दूसरा, आप साइकोथेरेपिस्ट की मदद लें कि वो आपको आपका एनालिसिस करे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेसर में ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सामने मौजूद होगी, चीज़ सामने मौजूद होगी। अब डॉक्टर साहब, मैं चूँकि एक लेडी हूँ, खातून हूँ, मेरी एक फितरी बात है कि फितरी यानी एक अमर है कि मुझे ख़वातीन से ज़्यादा जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, या उनसे ज़्यादा हमदर्दी समझ लें। तो ऐसा क्यों है कि ख़वातीन ज़्यादा क्यों इसमें मुब्तला है? जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल या नाक़िस तजुर्बा है, मैंने ये नोट किया है कि आदमी लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व, यानी है उनको भी ये मसला। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ख़वातीन, वो बेटी है, माँ है, बीवी है, सास है, बहू है, और हर रूप में उनको ये प्रॉब्लम स्ट्रेस एंग्जाइटी की क्यों ज़्यादा है, ये क्या वजह है?
देखिए, मैं तो ख़वातीन को ओवरऑल पूरी दुनिया में ही बताऊंगा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा है। ये तो रिसर्च है ना, बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा। जी जी। खासतौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी की अगर बात करते हैं तो विमेन एंड फीमेल्स आर मोर डिप्रेस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज़्यादा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं क्योंकि थिंकर भी हूँ, सोचता भी हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो एक हमारी सोसाइटी में तो बड़ी मार्जिनलाइज्ड भी हैं। ख़वातीन का फंक्शन कुछ और था जो कि दीन फितरत में है, और उनको लगा किसी और काम पे दिया गया। उन्होंने कमाना भी है, वो वर्किंग वीमेन भी हैं, और मजबूरी भी है। और सोसाइटी, समाज जो है ना, वो कोई मजहबी भी नहीं है, वो वेस्टर्न भी नहीं है। हमारा समाज तो कोई है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। हम वेस्टर्न नहीं है, सेकुलर वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ गाड़ी, टैक्सी औरत चलाने लगेगी तो हम उसको चैन से जीने नहीं देंगे। घर बैठ जाएगी तो पैसे कहाँ से लेगी? शोहर साथ नहीं है तो क्या करेगी? डाइवोर्स, ये क्या करेगी? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो फिर ख़वातीन के मसले हैं। फिर ख़वातीन जो है ना, सिर्फ प्रेगनेंसी के अमल के दौरान जो जिम्मेदारियां ख़वातीन की नहीं थी ना, मजहब ने उन्हें दी, तो वो मुआशरे ने दे दी हैं। और फिर दे के तो उनकी कीमत नहीं उसे पे की। वो जो उसका दूसरा रोल था घर चलाने का, वो भी वही है, वो भी वही है। शोहर आके उसे पूछेगा कि क्या हो गया भाई, और वो उसके वर्किंग। अब लोग थोड़े वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन इवन देन ये बड़ी एमलगमाइज सोसाइटी है। और यहाँ पे ख़वातीन, दूसरी बात है खातून का बच्चों की निगहदाश्त, बच्चों को पैदा करने का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, अब देखिए उसी के अंदर उसकी हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है। और आपने एक और चीज़ शायद सुनी होगी, लफ्ज़ होता है मैटर्निटी ब्लूज़, जो कि डिप्रेशन होता है ख़वातीन को, और वो इतना सीवियर हो जाता है बेचारी को कि वो अपना बच्चा भी कई दफ़ा ज़मीन पे फेंक देती है, उसे पता नहीं होता, उसे अपने बच्चे से, और फिर खुद ही रोती भी है। यानी कि ये इसको डिप्रेशन उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उसका ये हाइट है जिसको मैटर्निटी ब्लूज़ कहते हैं। और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चली जाती है। आप देखें उस प्रोसेस के दौरान उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसकी लाइफ एक दफ़ा पूरी तरह हिल जाती है, और वो अगर 4 बच्चे हैं तो 4 दफ़ा हिलती है। और फिर हमारे मुआशरे में ये है कि वो बताती नहीं है किसी को भी कि मुझे भी कुछ हुआ है। उसके अंदर हाइपरटेंशन, मैंने बड़े घरों में देखा ख़वातीन इतनी परेशानी से गुजर रही होती हैं, और वो परेशानी का हल क्या होता है? सारे घर वाले यानी लाइफ एक एंजॉय कर रहे हैं या रूटीन पे जी रहे हैं जी, बाजी किधर हैं जी, भाभी किधर हैं, अम्मी किधर हैं, जो भी वो लेडी का होता है, तो वो क्या है जी, वो अंदर एक कोने में रज़ाई लेके पड़ी होती हैं। वो सारी स्ट्रेस रज़ाई के अंदर ही जो है ना, वो लेके तो पड़ी रहती हैं, और बाखुदा कई दफ़ा फौत भी हो जाती हैं। कोई शक नहीं, ख़वातीन मार्जिनलाइज्ड हैं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में है। और दूसरी बात वही जो हमने शुरू की, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसका मैन्युफैक्चरर उसके बारे में सही बताता है। जैसे हमारे सामने हीटर पड़ा हुआ है, हमारे सामने मोबाइल है, हमें अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने हमारे फ़राइज़ तय किए, और दीन इस्लाम वाज़े बताता है कि औरत के क्या फ़राइज़ हैं, मर्द के क्या हकूक़ क्या हैं। उनके अंदर अगर रहें उस दायरे में तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। लेकिन क्योंकि हम वेस्टर्नाइज भी हो रहे हैं, मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, पूरे मगरबी नहीं, पूरे इस्लामी नहीं, दरमियान की सोसाइटी है, इसलिए यहाँ के प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली मैरिटल इश्यूज़ को इनको डील करता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। और आए दिन मुझे ऐसे ही मसाइल, इनकम्पैटिबिलिटी है, अदम मुताबकत है, एक बंदा इधर की सोच रहा है, एक उधर की सोच रहा है, तो जब ये सोच रहा है तो अजीबो गरीब है ना। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि खातून मेरे पास आई कि मुझे मेरा शोहर जॉब नहीं करने देता। शोहर कहता है जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तो कहा था मज़हब के अंदर रहना है, तो उसके अंदर मुझे पूछे बगैर तो जॉब नहीं कर सकती। अब ऐसे कपल को काउंसिल करना, एक टाइम पे लेके आना, इस डाइवर्स सोसाइटी में बड़ा मसला है, और ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। और बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में डालते हैं, इसी तरह की बातें। और तो डॉक्टर साहब, अब ये है कि आपकी खूबी ये है, सही बात है डॉक्टर साहब की खूबी ये है कि जो क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पूछना होता है, जो मैं पहले पूछती हूँ उसका जवाब उसके अंदर दे देते हैं। बाखुदा जो उन्होंने पहले क्वेश्चन का दिया था आंसर, वो अगले 2 क्वेश्चन भी उसके अंदर ही आ गए थे। तो अब क्वेश्चन मेरा लास्ट नहीं था, लेकिन बाखुदा आपने इतना अच्छा बताया कि लास्ट पे आ गया है क्वेश्चन। प्लीज़ बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रेस एंग्जाइटी का हमें इलाज बताएं, हमें इसके दोनों इलाज बताएं। एक वो जो हम एक इंसानियत के नाते दूसरे का कर सकते हैं, और दूसरा मेडिकली बताएं, दवाइयों वाला भी। अपना कोई दुख अपने पास ना रखें। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जी कि अपना दुखड़ा किसी, लेकिन डॉक्टर साहब कोई मशीनी दौर है, कोई किसी का दुख नहीं सुनता। नहीं, आप जब किसी का सुनेंगे और बाखुदा मैं सारे लोगों से मुहातिब होकर कह रही हूँ कि किसी को दुख बताएं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, लोग एंजॉय करते हैं उसको। इंसान अभी भी मशीन नहीं बने, लोग एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कहते हैं इंटीमेसी
आप लेके आएँ। और पीयर, और एक मैं बात बड़ी अहम यहाँ पे अंग्रेजी का लफ्ज़ है, उसे कहते हैं इमोशनल रिजर्व। ये ज़रा गौर करें, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं, रिजर्व। आपके पेट्रोल गाड़ी पे होता है, गाड़ी रिजर्व पे लग गई है, क्या होता है आखिरी पेट्रोल। इसी तरह वो कहते हैं इमोशनल रिजर्व रखें। जब कुछ ना हो तो वो इमोशनल रिजर्व जो आपने इन्वेस्ट किए हुए ना अपने इमोशंस, किसी दोस्ती पे, किसी के साथ मोहब्बत में, किसी के साथ आपने आंसू शेयर किए हुए, किसी को अपने शोल्डर दिया अपना रोने के लिए, तो वही फ्रेंड आपका काम आता है। और उसके साथ करें, लोगों के मसाइल साझे हैं। देखें एक ही तरह के मसाइल हैं, कोई प्राइवेसी नहीं। हमने ये टेबूज बनाए हुए हैं, दीवारें खड़ी की हुई हैं। पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को उसके शाख ना बनने दें, उसकी बडिंग की फेज पे जब वो नमू पा रही है वहीं पे ख़त्म कर दें जी। इसी तरह आप शुरू में ही अपने दोस्त रखें, बात करें, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी को सुनाईदा ते अपनियां सोचां विच आपे मुक जाईदा वाली थ्योरी को ख़त्म करें। अपना गम और दुख फौरी शेयर करें, माँ बेटी से करे, बेटी माँ से करे, बहन बहन से करे, और एक दूसरे के साथ शेयर करें। पहला तो ये है। मुझे ये दोबारा बोले, वो दिल वाला दुखड़ा वाली लाइन दोबारा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमें ये मैसेज मिला हुआ है ना, हमें तो बचपन से बताया गया है कि अपनी गल नहीं दसनी किसी को, गल नहीं दसनी, और दिल का दुख किसी को नहीं बताना, अपनी सोचों में मर जाओ, यानी जहर अपने अंदर पाल मुक जाएगा। एक तो कैंसर होता है ना, एक सोच का कैंसर। मेरे प्यारे नाजरीन, आप मेरे बड़े प्यारे नाजरीन हैं, तो मैं अदीबा सिद्दीक आपको ये कह रही हूँ कि अपनी सोचा में चापे मुक जाए वाला जो है ना, इसको दफ़ा करें, ना ख़त्म हो अपनी सोचों में। आप ही इस अपने गम, अपने दुख दूसरों के साथ शेयर किया करें, उन्हें बताया करें। हाँ जी, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर कोई आपको बताता है तो प्लीज़ उसको दिलासा दें, उसका मान रखें, उसकी इज़्ज़त रखें कि उसने अपने दिल की बात आपको बताई। उसको एंजॉय ना करें, हाँ एंजॉय ना करें, और उसको कमज़ोर ना समझ लें कि उसको, बल्कि आप जो है वो समझेंगे आते हैं मतलब आप उसको। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ यूज़ होता है एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी कहता है कि दूसरों के जूते में पाँव डाल के सोचें। हाँ, कुछ इस मसले में है जी, ये एम्पैथी है। और एम्पैथी बहुत बड़ा इलाज एम्पैथी है। आप दूसरों के लिए सोचें और दूसरे आपके लिए सोचें जी। इंसान अभी भी मशीन नहीं बना, इसीलिए तो एंग्जाइटी स्ट्रेस में जाता है। जिस दिन इंसान मशीन मुकम्मल बन गया तो एंग्जाइटी स्ट्रेस में तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इंसान ने कभी भी मशीन नहीं बनना। मशीनें कभी भी इंसान का इलाज नहीं है, इंसान इलाज है। रिलेशनशिप, इमोशंस, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो उसके अंदर भी उन्होंने बनाया कि एक रोबोट बोलता रहेगा कमरे में और आप उसे कहेंगे तो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा। वहां भी इंसान रोबोट के अंदर खुद फीड कर रहा है कि मुझे अच्छे जवाब दो। तो क्यों ना एक इंसान के काम आ जाए, तो बड़ी साइंस तरक्की कर भी जाए तो अच्छा। स्ट्रेस, हम एक दूसरी बात कि आप एक टाइम आता है कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमने बताया कि स्ट्रेस। दूसरी बात है सिचुएशन है, सिचुएशन छोड़ दें। सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को छोड़ भी नहीं सकते तो अपने अंदर मजबूती लेके आए जी। या जगह छोड़ दें, जगह को चेंज आप नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर बर्दाश्त और टॉलरेंस बनाएं। और सब बातों का मैंने हाल कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, एक्सरसाइज। अगर कोई मुझे पूछे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज, तो मैं उसको 20 दफ़ा कहूँगा एक्सरसाइज और 21वीं दफ़ा फिर बाकी बातें करूँगा। पहले 20 टाइम्स सिर्फ एक्सरसाइज है, जिससे लोग भागते हैं, लोगों को इसके असरात का नहीं पता, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स का नहीं पता। एक्सरसाइज आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में टॉलरेंस पैदा करती है, ठीक है जी। और इसकी अलामतें तो अभी हमने बताई नहीं है, वो भी बताते जाएँ इलाज के साथ साथ। अलामतें ये हैं कि स्ट्रेस के अंदर और एंग्जाइटी के अंदर आमतौर पे एक तरह की अलामतें होती हैं, आपकी स्लीप मुतासर होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको तशवीश होगी, आपको लगेगा कोई एंग्जाइटी में खास तौर पे कुछ बड़ा काम होने वाला है। स्ट्रेस जहनी दबाव है, एंग्जाइटी उसका रिएक्शन है। एंग्जाइटी में साइन सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, दिल जोर से धड़कता है, लगता है कि बाहर आने वाला है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपको डायरिया हो सकता है। आप समझते हैं मुझे डायरिया हो गया, आप फ्लेजल खाते हैं जाके, ना वो आपके ज़हन का मसला होता है। फिर आपके मसल टेंशन हो जाती है, नींद मुतासर हो जाती है, भूख का मसला हो जाता है। ये सारे मसाइल आपको एंग्जाइटी में होते हैं और स्ट्रेस में कम होते हैं, एंग्जाइटी में ज़्यादा हो जाते हैं। और इलाज, जैसे आपने पूछा है, मैं उस पर इन शॉर्ट उसकी बात करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। ख़ास तौर पर एंग्जाइटी का अटैक हो गया है तो आप 5 सेकंड में
7 सेकंड में सांस अंदर लेके जाएंगे, 5 से 7 सेकंड सांस को अंदर रखेंगे, 5 से 7 सेकंड उसको बाहर निकालने में लगा देंगे। ये काम आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो आपको कंट्रोल कर लेगा। इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। ये बहुत इफेक्टिव है। बज़ाहिर ये आम सी बात है। एक्सरसाइज भी जी, एक्सरसाइज डॉक्टर ने कह दिया जी। बाज़ चीज़ों का हल हमारे पास होता है और हम सोचते हैं कि बड़ा हल आए, बड़ा हल नहीं होता उसका। कोई बड़ी दवाई आए, कोई बड़ी गल करेगा डॉक्टर। बहुत सारे मरीज कोई ऐसी चीज़ सुनना चाहते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही छोटी बातें हमारा इलाज है। योगा की एक्सरसाइज देखें, यूट्यूब पे देख लें जाके। आप सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। एक और वो कहता है कि अपने लिव करें अपनी सिचुएशन में। मतलब मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो आई विल थिंक अबाउट हीटर, आई विल थिंक अबाउट दिस रूम, और इस कमरे में जो चीज़ें हैं मेरी तवज्जो डाइवर्ट होनी चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई होगी, ये क्या। ये भी मेडिटेशन का एक हिस्सा है। आप उससे ड्रिफ्ट हो जाते हैं उस सोच से जो मुस्तकिल आपको चीर रही है। आप समझेंगे एक आरा है जो आपको चीर रहा है और कुछ देर के लिए आपने उस आरे को किसी ने पकड़ लिया है। तो ये जो कुछ देर के लिए पकड़ लिया है ना, इससे काफ़ी हद तक असर ज़ायल हो जाता है। दोबारा आरा उतनी इफेक्ट करता ही नहीं। डिस्टॉर्ट करें। कोई थॉट आपको ख़त्म कर रही है ना, एक बात बहुत अहम बात जो मैं करने लगा, आपको यकीन है कि अगर मैं यहाँ से उठ के दुनिया की किसी जगह पे भी चला गया तो मेरी ये सोच मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। याद रखें, आप कहीं जाएंगे, सोच आपका पीछा छोड़ेगी उतना जितनी आपके लिए ठीक है। दूसरी बात है कि अपने ब्रेन को अच्छा मैसेज दें। बिल्कुल, आपका ब्रेन अच्छा मैसेज सुनना चाहता है, यानी पॉजिटिव। हत्ता कि एक साइंस ने तरक्की ये कर ली है, वो कहता है कि आपने अपने ब्रेन को झूठा मैसेज दिया, मैं खुश हूँ, और लिख के कहता है इसका भी असर है। ब्रेन से जो वो सेरोटोनिन रिलीज होता है ना, ये वो कहते हैं लाइफ इज नथिंग, हैप्पीनेस इज नथिंग बट सेरोटोनिन। एक हार्मोन है। ये हार्मोन फूल देखने से होता है, जाली फूल देखने से भी होता। आप कहें मैं खुश हूं अपने आप को, आप खुश नहीं है। आप लिख के अपनी दीवार पे लगा दें कि आई एम हैप्पी, इसका भी वो कहता है ब्रेन पे असर है। बहरहाल आपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है, ठीक है जी, और नफ्सियात दान के पास जाना है। जब आपकी बात आपके निकल चुकी है दायरा कार से, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके दोस्त यार आपका साथ नहीं दे पा रहे, बातों से इलाज होगा। देर से होगा लेकिन वो बातें सुनेगा, आपके असली मसले सुनेगा। शुरू में ही दवाइयाँ मत लें। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में लोग थेरेपिस्ट के पास, वो किसी को पता चल जाए ना ये वहाँ गया है, तो उस बेचारे की तो वो करते हैं, वो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा भी तब भी लोग करते हैं। साइकेट्रिस्ट याद रखें, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, बताना चाहता हूँ, और मैंने अपनी PhD CBT पे की है। मेरा बड़ा स्ट्रांग स्टांस है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। दवाई लेनी अब ज़रूरी हो गई है तो लें, नहीं तो बातों से इलाज जो करता है ना थेरेपिस्ट, उसके पास जाएं। वो आपके 12 सेशंस तो लेगा, साइकेट्रिस्ट आपसे थोड़े थोड़े करके पैसे ज़्यादा ले लेगा और एक ऐसी दवाइयों पे लगा देगा आपको, उसका कोई कसूर नहीं, आप लग जाएंगे, आपने छोड़नी जो नहीं है, और आप सारी जिंदगी दवाई खाएंगे। और वो दवाई सोए रहते हैं लोग, मैंने आप देखें वो दवाई आपके दवाइयां ना प्रोडक्टिव नहीं रहते, सोने वाली दवाइयां हैं, आपके ब्रेन पे, आपके दिल पे और आपके जिगर से दवाइयां सारी गुजर के गुर्दों से गुजरती हैं। और पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? दर्द के लिए पैनाडॉल, हर वक्त पैनाडॉल, हर वक्त एंटी डिप्रेसेंट्स लोग ले रहे हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। असूलन तो पूरी दुनिया में इलाज ये हो रहा है, साइकेट्रिस्ट जो दवाइयों से इलाज करता है और साइकोलॉजिस्ट ये इकट्ठे बैठे होते हैं और कोलैबोरेशन में ट्रीटमेंट होती है। वो उसको थोड़ी बहुत दवाई देता है और बाद में टेपर ऑफ कर देता है, दवाई छूट जाती है और वो जा करता है। इसकी वजह एक है, कोई दवाई आपके टूटे हुए ताल्लुक को बहाल नहीं कर सकती, कोई दवाई आपके बॉस की ट्रांसफर नहीं कर सकती जो आपको तंग कर रहा है, कोई दवाई आपका फौत हुआ बच्चा नहीं ला सकती, कोई दवाई आपकी छिनी हुई जॉब नहीं ला सकती, कोई दवाई आपकी हुई हुई डाइवोर्स को वापस नहीं कर सकती, बेटी का घर नहीं बना सकती। वो बंदा आपको थेरेपिस्ट आपके मसाइल के साथ रहना सिखाएगा। हम सब अपने मसाइल के साथ रहते हैं। एक बंदा एक सिचुएशन में अपने आप को मार देता, खुदकुशी करता है, दूसरा बंदा उसी सिचुएशन में मरता नहीं है। ये दोनों बंदों में फर्क है, ठीक है ना, दोनों बंदों में फर्क है। हमारे पास एक केस आया, एक बेटे ने कहा कि उसने खुदकुशी कर लिया, जाते हुए उसने लेटर लिखा, मैं अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, मेरा बाप चला गया, मैं भी चला गया, मैं जा रहा हूँ। आप देखें कि कितनी दुनिया के लोग हैं जिनके बाप चले गए, क्या वो मर जाते हैं? नहीं मरते। कहते हैं ना, मरने वाले के साथ लोग मरते नहीं हैं। लोगों का कुछ नहीं रहा, जलजले में, सैलाब में पूरे खानदान तबाह हुए, लेकिन बंदे जीते हैं और जीना पड़ता है। अल्लाह ताला ने जीना अमानत रखा हुआ है, आप इसमें खयानत नहीं कर सकते। सो सिर्फ ये आपके लिए मैसेज है कि एक सिचुएशन को दो बंदे मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं, वजह दोनों की पर्सनैलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। शख्सियत, अपनी शख्सियत को मजबूत बनाइए,
साइकेट्रिस्ट को भी ज़रूर दिखा लीजिए, लेकिन थेरेपिस्ट को दिखाइए और कोशिश कीजिए कि दवाइयों को बगैर इलाज करें। अपने दाएं बाएं अपने दोस्त बनाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, दुख अपने पास ना रखिए, यही हाल है। पास में। और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मैं एंड पे ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, डॉक्टर साहब ने जैसे, मैं कहती हूँ उनकी सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ जो निकला वो ये निकला है कि अपने इर्द गिर्द, अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्ते, अपने दोस्त अहबाब गैर भी, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहें। आपको किसी का पता चल गया है कि कोई बीमार है, कोई ज़हनी बीमार है, जिस्मानी बीमार है, किसी को कोई सोच है, कोई परेशानी है, किसी ने आपके साथ कोई गम शेयर किया है, तो उसके हो जाइए, उसके हो जाइए और उसके साथ इतनी हमदर्दी कीजिए कि उसे ना तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े, ना उसे किसी और, क्या होता है डॉक्टर साहब, साइकोथेरेपिस्ट, हाँ साइकोथेरेपिस्ट, ना ये कोई दवाइयाँ शवाइयाँ, उसको ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मेरे ख्याल में जो मैंने आपकी बातों से अख़ज़ किया वो यही किया है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी का इलाज हमारे पास है एक दूसरे के लिए। श्योर, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्फाज जो हैं वो कम पड़ गए, आपने इतनी बहुत अच्छी बातें शुक्रिया, बताई आपने अपनी हैं। ऑडियंस से मुखातिब होने का मुझे मौका दिया। तो दूसरा ये है कि मैं भाई एक दुआ अपने नाजरीन को डेली देती हूँ कि तत्ती हवा ना लगे, तो मैं आपको भी कहती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें। और आपको तत्ती, मैं गर्म हवा नहीं कहती, मुझे गर्म कहना ना अच्छा नहीं लगता, मुझे तत्ती में बड़ा एक नहीं, बड़ा लज्जत सी महसूस होती है। ये माएँ अपने बच्चों को भी जी, दुआ देती तो हैं। आपको तत्ती हवा ना लगे जी, खुश रहें, आबाद रहें। तो ओके जी, खुदा हाफिज़।